कैसे हो बच्चों? चलो आज पढ़ने वाला है गुजसेट कुमार 2020 पेपर सीरीज का पेपर नंबर 11। 1 to 10 पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ये लेक्चर देखने से पहले आई होप कि आपने ये पेपर सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। जो नहीं किया है तो पहले वो कर लो और उसके बाद जो जो डाउट्स है वो वीडियो सॉल्यूशन में देख लो। चलो सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ो फर्स्ट। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटल पीस ऑफ 3J मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2I कैप न्यूटन पर कूलम। हमको यहाँ पे एरिया वेक्टर दिया है। क्या दिया है बच्चों? 3J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, वो कितना है? 2I कैप। तो हमको फ्लक्स पूछा है। हमारे लिए इजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे बी कहाँ से आ गया? ई डॉट ए। क्या लिखेंगे? ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। देख सकते हो यहाँ पे ई कितना है? 2I कैप डॉट 3J कैप। यहाँ पे I डॉट J क्या हो जाएगा? 0। तो आपको फ्लक्स मिलने वाला है 0। सेकेंड, टू पैरेलल मेटल शीट्स ऑफ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइंस सिग्मा। ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स। देखो हमको दो शीट्स दी है, दोनों पैरेलल है, उनके प्लेन। इस पे सिग्मा डेंसिटी, इस पे सिग्मा डेंसिटी, लेकिन ऑपोजिट साइन की है। मतलब एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा। हमको पता है कि कोई भी शीट है जिसपे सिग्मा डेंसिटी है, उससे कितने भी डिस्टेंस पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट के लिए। तो यहाँ पे समझो, ये भी प्रोड्यूस करेगा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी करेगा, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और ये नेगेटिव है ये प्लस के कारण, और ये माइनस के कारण जो होगा वो उसके तरफ होगा, अंदर की तरफ। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी, अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है? 26.4 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, ये -12। 3 वाला आंसर आएगा अप्रोक्स। सही है। चलो 3, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 into 10⁻³ कैप न्यूटन पर कूलम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। पर यहाँ पे क्या बोला है कि आपको एक स्क्वायर प्लेन दिया है जिसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा। तो एरिया वेक्टर कुछ बोला है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। हाँ, एक्स एक्सिस के साथ ये डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में, चलो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है एक्स डायरेक्शन में, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, और जो प्लेन है स्क्वायर प्लेन, उसका एरिया वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, ये बोला है शायद। सही है। तो स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। और फ्लक्स की बात करेंगे तो phi इज इक्वल टू EA cos 60, EA cos थीटा। E कितना है बच्चों? वैल्यू लेनी है सिर्फ, तो 3 इंटू 10⁻³ एरिया वेक्टर मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। तो L लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और cos 60 मतलब 1/2। तो यहाँ पे आप कर लोगे तो 30/2 आ जाएगा ना, ये 30/2, तो ये क्या होना जाएगा? 15 वेबर। कहाँ पर? या तो सॉरी, वेबर कहाँ से आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सही है। क्लियर। फोर्थ, अ पॉइंट P and Q, two identical charges Q are placed when we remove from P to Q electric potential। चलो अच्छा क्वेश्चन है, पर यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, यहाँ पे भी एक चार्ज रख दो सपोज Q। इस पॉइंट को बोलेंगे P और इस पॉइंट को बोलेंगे Q। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होके डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होगा? चलो देख लेते हैं। हम कोई भी रैंडम पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका किसका होगा? एक इस Q का होगा, एक इसका होगा। चलो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2। तो
के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। तो V इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। अभी आप समझो बच्चों, ये जैसे क्या हो गया, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन जैसा कुछ हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्टेंस मैं बोल देता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा वो 1/R आएगा। और हमको पता होना चाहिए कि जब ये करेंगे पैरेलल जैसा कनेक्शन, तो 1/R1 जो R मिलेगा वो R1 R2 दोनों से छोटा मिलेगा, ये है ना, सही है कि नहीं। तो समझो कि जब आपने डिस्टेंस R1 छोटा रखा था, यहां पे मान लो कि पॉइंट यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो R1 आपका इतना है, तो जो R मिलेगा वो R1 से भी छोटा मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं। यहां पे मैंने पॉइंट लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन सोच लो कि सपोज आपका पॉइंट यहां पर होता, यहां पर, तो आपका R1 बहुत छोटा होता, R1 बहुत छोटा होता, लेकिन R1 होगा तो हमने क्या बोला 1/R1 प्लस 1/R2, तो उसका ये दोनों का मिला के 1/R आएगा। जो R आएगा वो R1 R2 दोनों से छोटा होगा, जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो यहां पर क्या है कि जब ये नजदीक था तो R1 छोटा था, तो R उससे भी कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे R आपका बढ़ता जाएगा। R बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो मिड पॉइंट तक आओगे तब तक क्या होगा, यहां से यहां तक आओगे तो आपका R की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और उसके बाद जो ये चेंज हुआ वो उल्टा हो जाएगा, फिर इस तरफ जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और फिर से इंक्रीज होने लगेगा। फर्स्ट गोज डिक्रीजिंग, देन आफ्टर बिकमिंग मिनिमम इट गोज इंक्रीजिंग। मतलब यहां पे क्या आएगा आंसर, आपका सी आंसर बैठ जाएगा। सही है, सही है ना बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है। फिफ्थ, फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा इज 0 एंड पाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है डायपोल के लिए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो यहाँ पे 0 रख दोगे, v 0 डिग्री, तो ये हमको मिलेगा के पी अपॉन आर स्क्वायर जो प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे पाई रख दो तो ये तो कॉस पाई माइनस होगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, अरे नहीं ये नहीं आएगा, देखो पहले माइनस लिखा है, थोड़ा देख लेना, ऑर्डर भी देख लेना होता है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर क्या है, पहले प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा। सही है। 6 कैपेसिटर्स of capacitor 100 picofarad, the work done for depositing charge 8 into 10 to minus 18 कूलम on 8। जब कोई C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर पे Q जितना चार्ज डालेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। चलो Q स्क्वायर क्या है बच्चों, तो देखने जाएंगे तो चार्ज कितना डाला, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 का स्क्वायर, और 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना है बच्चों 100 माइक्रोफेराड, तो 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मैंने 4 कर दिया। ये 64 डिवाइडेड बाई 2 32 आ गया, और यहाँ पे माइनस 36, तो ये पे माइनस 22 जूल आ जाएगा। कहाँ पर, ऐसा आंसर ये रहा। 7 ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो होल जो है तो वो हम पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट जाएंगे। सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, होल्स की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, सही है। इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड, गलत। एनी रैंडम, नहीं, वो होल जो है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन होगी। 8 द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 वायर of same mass are made of same material, mass भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, is 1:2। then the ratio of the resistance, रेजिस्टेंस फाइंड करना तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि रो L अपॉन A। अभी हमको यहाँ पे उनका रेशियो लेंथ का दिया है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1:2। लेकिन बच्चों हमको दो चीजें क्या सेम बोली है, एक तो मास सेम बोला है और मटेरियल सेम बोला है, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी, डेंसिटी और मास ये सेम है। एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको एरिया को रिमूव करना पड़ेगा, एरिया यहाँ पे नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऊपर नीचे LL से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वॉल्यूम हो गया। अभी डेंसिटी जो है, D फॉर डेंसिटी, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर डेंसिटी आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई, L² आ गया, नीचे डेंसिटी है और ये कौन है, वायर का वॉल्यूम, उसका क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो ये हो जाए मास।
तो देखो अभी यहाँ पे बोलेंगे तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सेम है ना, ये सब सेम है, तो फिर R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बोल सकते हो। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। क्लियर हो गया, सही है। 9. In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end A. When the Y resistor is of 12.5 ohm, determine the resistance X. देखो यहाँ पे क्या है, when the Y resistor, Y मतलब इनको कुछ बोलना चाहिए था, फिगर देनी चाहिए थी, राइट लेफ्ट कुछ ले सकते हो। चलो यहाँ फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हम क्लियर कर लेते हैं। फिगर होती तो बेटर रहता, ABC कहाँ पे लेके आएंगे, कुछ दिख तो नहीं रहा यहाँ पे। चलो ये मीटर ब्रिज है ना, इसमें ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में ये जो बीच का स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गैप। यहाँ पे की होती है, वहाँ से हम गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट करके जो की से यहाँ पे वायर पे स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हम लगाने वाले हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 बोल दो, ये आपकी लेफ्ट गैप है, और ये है R2, सही है। और ये आपका A पॉइंट, वहाँ से न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे मिलेगा उसको L1 लेंथ बोलेंगे, और रिमेनिंग जो होगी वो L2 आपकी 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि मीटर ब्रिज है, उसका मतलब जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है। चलो यहाँ पे क्या हुआ, अभी चलो मैं इसको X बोल देता हूँ और सपोज इसको Y बोल देता हूँ, तो ये है आपका 12.5, सही है। न्यूट्रल पॉइंट ए से कहाँ पे मिला, 39.5 सेंटीमीटर पे, तो ये आपका मिलेगा 60.5 सेंटीमीटर मिलेगा L2। तो आपको फाइंड करना है X। तो हमको व्हिटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन पता है कि भाई X अपॉन Y मतलब R1 अपॉन R2, तो X अपॉन Y इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। X Y कन्वर्चर 12.5, L1 कौन 39.5, L2 कौन 60.5। तो इसको ठीक करेंगे तो क्या आएगा, 39.5 डिवाइडेड बाई 60.5 इक्वल टू मल्टीप्लाई 12.5 करना पड़ेगा ना, 8.16 आ रहा है। तो X इज इक्वल टू ये आ रहा है 8.16 ओम, कर लेना ठीक से। चलो बराबर है। एक बार उल्टा भी करके देख लेते हैं, शायद कुछ आंसर हो। तो मान लो कि हमने Y यहाँ पे लिया था, उसकी जगह पे Y यहाँ पे लेंगे और X वहाँ पे लेंगे, तो क्या होगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो 39.5 अपॉन 60.5, तो इसको वहाँ पे करोगे तो x इज इक्वल टू, ये आपको कितना दिया 12.5 इंटू 60.5 अपॉन 39.5, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 60.5 डिवाइडेड बाय 39.5, 19.14। देखो दोनों आंसर आ रहा है, 19.14 भी आ रहा है, 8.16 भी आ रहा है, मतलब इनको यहाँ पे फिगर देनी चाहिए थी, सही है। फिलहाल हम ये मान लेंगे कि ये y है, तो अपना ये आंसर सही पकड़ के हम चलेंगे। चलो 10th, अ पार्टिकल हैविंग 2 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4k टेस्ला at some uniform electric field velocity 25 j cap meter per second. If the Lorentz force against on it is 400 I cap Newton, then the electric field in this region. लॉरेंट्स फोर्स का पूरा फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। लॉरेंट्स फोर्स इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये हो गया E प्लस E प्लस V क्रॉस B जो हम लिखते हैं। तो फोर्स हमको कितना दिया है 400 I कैप, सही है। Q चार्ज कितना है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वो तो फाइंड करना है। V कितना है 25 J कैप क्रॉस, यहां पे करेंगे तो 4 K कैप, तो ये नीचे डिवाइड करेंगे तो 200 I कैप, ये E प्लस 25 4 100 और J क्रॉस K, तो वो कौन हो गया I, इसको ऑपोजिट भेज देंगे तो E इज इक्वल टू 100 I कैप न्यूटन पर कूलम। कहाँ पर है ऐसा 100 I कैप। 11, consider two straight parallel conductor A and B separated by a distance x and carrying individual current IA and IB respectively.
इफ टू कंडक्टर अट्रैक्ट्स ईच अदर इट्स इंडिकेट दैट, अरे भाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो करंट एक ही डायरेक्शन में होगा। कहां पर है, टू करंट आर पैरेलल इन डायरेक्शन। सही है। 12. A current of 4 ampere passes through a straight wire of length 5 meter. If this wire is placed at an angle 30 degree with uniform magnetic field of what value will a force 1000 Newton be exerted on the wire? हमको पता है I करंट कैरिंग L लेंथ वाला वायर जिसका मैग्नेटिक फील्ड B है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा हमारे लिए यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। चलो फोर्स कितना है 1000, करंट क्या है बच्चों 4 एम्पियर, लेंथ क्या है 5 मीटर, बी हमको फाइंड करना है और ये हो गया 1/2। यहाँ से कट करोगे तो ये 10 होगा, 4 5 20/2 10, और एक कट कर लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 टेस्ला। 13. Two magnets of magnetic dipole moment M and 2M are held together as shown in figure. Okay, सही है। The magnetic moment of the combination. समझो दो वेक्टर हमारे पास है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो ऐसे कहीं पे मिलेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा R इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सही है। ओके, तो यहां पर भी देख लो सेम चीज कि बच्चों इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो S2n, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है S2n, इसका भी S2n ये डायरेक्शन में होगा। सही है बच्चों, देखो ये भी S2n, ये भी S2n। हाँ, एक की डाइपोल मोमेंट m है लेकिन, और दूसरे की डाइपोल मोमेंट 2m है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखने जाएंगे तो अंडर रूट क्या करेंगे यहाँ पे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस ये हो गया 4m स्क्वायर इंटू कॉस 60 हो जाएगा 1/2। इसको ठीक से करोगे तो ये 7m स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ये 2 से कट हो जाएगा यहाँ पे, तो m स्क्वायर 4m स्क्वायर 2m स्क्वायर तो 7m स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो √7m आ जाएगा। सही है बच्चों, याद रखो ये क्लियर होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। मानो कि हमारे पास एक मैग्नेट था, ये मैग्नेट जिसकी डाइपोल मोमेंट सपोज m थी, और हमने ये उसका s पोल, ये उसका n पोल, हमने उसको क्या किया, हमने उसको 60 डिग्री पे बैंड कर दिया ऐसे। एक ही मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, बैंड कर दिया, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो क्या होगा, ऐसे। चलो तो होगा क्या बच्चों, देखो ये S है और ये N है, यहां पे क्या होगा, ये N होगा, अरे अरे ये मेरे से गलती हो गई। ओके, हाँ, तो बैंड करोगे तो क्या, चलो सपोज यहाँ पे S है और ये N है, तो यहाँ से बैंड करोगे तो ये N बनेगा और ये S बनेगा, और लेंथ हाफ हो गई क्योंकि इसकी लेंथ L थी, लेकिन इसकी तो L/2 हो जाएगी ना, एक में से हमने बैंड किया, तो इसकी डाइपोल मोमेंट हो जाएगी S2n m/2, और इसकी डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में रहेगी m/2, लेकिन ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो वो केस में हम गिनेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, अंडर रूट करके आप कंसर कर सकते हो, m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 120। तो फाइनल आंसर देख लेना, शायद m/√2 ही आएगा, m/2 आएगा, m/2 आएगा, शायद m/2 आएगा, देख लेना एक बार। सही है ना, क्योंकि देखो ये -1/2 होगा, cos 120 क्या होगा, -1/2, तो 2 निकल जाएंगे, यहाँ पे m²/4 और एक m²/4 निकल जाएगा, तो m²/4 का स्क्वायर रूट आपका m/2 ही आ जाएगा। सही है बच्चों, सही है। चलो नेक्स्ट 14. Like poles of bar magnet repel each other and unlike attracts each other. Repel and attract बोलो, ये तो क्वेश्चन है क्या। 15. The equation of AC voltage is shown
is given by V is equal to 158 sin 200 pi t. The value of voltage at t is equal to 1/400. तो 158 sin 200 pi और t की जगह पे रख देंगे 1/400. तो 158 sin यहाँ पे लिख देंगे तो पाई बाय 2. तो ये हो गया 158. चलो हो गया क्लियर. 16. When current flowing through inductor coil is reduced to half of its initial value, the energy stored in it become चलो इंडक्टर की बात किया तो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 Li². आपने करंट क्या कर दिया, हाफ कर दिया. करंट हाफ कर देंगे तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी. सही है बच्चों, नहीं तो पता नहीं चल रहा है तो ऐसे करो 1/2 L आपने क्या कर दिया I/2 का स्क्वायर. तो ये हो गया 1/2 Li² और ये 2 का स्क्वायर नीचे मैं रख देता हूँ. सही है, तो U/4 हो जाएगा. 17. A circular coil of radius 10 centimeter, 500 tons and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. If it is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second, estimate the magnitude of EMF and current induced in the coil. और magnetic field आपको दिया हुआ है. एक कॉइल थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड में थी, फिर आपने उसको 180 डिग्री रोटेशन दे दिया. तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा भाई, इनिशियल फ्लक्स होगा F1 लिखो तो NAB cos 0, क्योंकि उसका प्लेन परपेंडिकुलर था तो उसका एरिया वेक्टर वहां पे 0 डिग्री एंगल बनाएगा. तो इनिशियल फ्लक्स आ गया NAB. फिर आपने उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो उसका एरिया वेक्टर अभी 180 डिग्री पे होगा. तो ये बन गए -NAB. सही है. तो आपको EMF चाहिए तो हमको पता है -ΔΦ/ΔT. फ्लक्स का चेंज, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पे डायरेक्ट लिख देता हूँ. चेंज क्या आएगा 2NAB -NAB -2NAB, लेकिन आगे माइनस है तो ये 2NAB आ जाएगा अपॉन ΔT. चलो 2 N कितने नंबर ऑफ टर्न्स 500. एरिया क्या बोला है भाई, रेडियस बोली है तो हमको एरिया तो πr² लिखना पड़ेगा. तो पाई बोले तो 3.14 और वो 10⁻⁻1 का स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये रहा 3 × 10⁻⁻5 अपॉन टाइम क्या है 0.25. इसको ठीक करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये क्या आएगा कुछ कर लेते हैं बच्चों. चलो ये तो 1000 हो गया, वो वहाँ पे काउंट कर लेंगे. ये 4 हो गया तो 12 3 सा मतलब 38 क्या जब जो कुछ आएगा आंसर. तो 12 × 3.14 ओके 37.68. और ये पावर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये 1000 हो गया, मैं इसको दे दूंगा तो 10⁻1 हो जाएगी और ये 10⁻³ हो जाएगा. तो यहाँ पे 3.8 × 10⁻, ये 4, अरे यार मैंने क्या किया, कुछ गलत किया. हाँ मैंने गलत किया ना, यहाँ पे तो 4 आएगा, यहाँ तक तो 4 ही आएगा. एक पॉइंट कवर करवाऊंगा उसके बाद 3 आएगा -3. सही है, ये वोल्टेज आ गया. चलो ये वोल्ट आ गया. सही है. और अभी आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए. तो करंट E/R. E कितना आपने फाइंड किया 3.8 × 10⁻³ और R कितना 2. तो 1.9 × 10⁻³ एम्पियर. तो ये मिली एम्पियर हो गया. कहां पर है ऐसा आंसर, ये रहा. 18. In LCR AC circuit, voltage between two ends of RLC is respectively VR, VL and VC. Then what is the value of AC voltage? सिंपल, हमको पता है VR, VL और VC सेम फेज में नहीं होते हैं. ये करंट की डायरेक्शन में होगा, ये करंट के साथ +π/2 पे आगे बढ़ेगा और ये -π/2 पे रहेगा. मतलब ये इनके बीच में फेज डिफरेंस है. तो हमने थियरी में पढ़ा है कि रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो VR² + VL - VC². कहाँ पर है ऐसा, तो हमको आंसर मिल जाएगा B. 19. The output power in step-up transformer used in a practice is. अरे भाई कई प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस के लिए बोला है, तो जनरल प्रैक्टिस में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बता दो जो हमको इनपुट से ज़्यादा आउटपुट दे दे.
नहीं होगा, है ना। ऑलवेज आउटपुट ऑलवेज लेस देन इनपुट ही होगा। तो कहाँ पर है, आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द आउटपुट पावर, इनपुट पावर, सही है। 20 इन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर द करंट, अभी बोला हमने सिर्फ कैपेसिटर होगा तो करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगा, तो कितना π/2 इन फेज। सो द करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 इन फेज। 21 energy of one photon of radiant energy 15 keV, then this radiation belongs to which region of electromagnetic wave? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, इनमें से कौन से रीजन में आ रहा है ये? ओके भाई, हम वेवलेंथ से पता लगा सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, तो लैम्बडा हो गया hc/E। h की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। c आपका क्या है 3 इंटू 10⁸। ई कौन है 15 किलो, किलो मतलब 10⁻³ और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आजू बाजू कुछ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। देखो ये 18 और ये उसके आगे बाजू कुछ होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 बोल दो। चलो ये हो गया -16, यहाँ पे -10 बचेगा, -10 बचेगा, 24 माइनस और ये। ओके, तो ये कौन से रीजन में आता है? ये आता है एक्सरे रीजन में। 10⁻⁻10 मीटर वो कौन से रीजन में आता है? एक्सरे, याद रख लो, बराबर है। एक डायरेक्ट बात बताऊं, जो केवी होगा तो एक्सरेस होंगे, जो मेगा ईवी के ऑर्डर का होगा तो वो गामा रेस के होंगे, है ना। और सिर्फ ईवी के ऑर्डर के होंगे तो फिर वो अलग अलग हो सकते हैं, वो इंफ्रा भी हो सकते हैं, वो विजिबल भी हो सकते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा। जो ग्रेटर देन 8000 एंगस्ट्रॉम टू 1 लाख एंगस्ट्रॉम आएगा तो वो इंफ्रारेड होगा। 8000 टू 3000 तक आप विजिबल गिन सकते हो। 3000 या उससे नीचे 10 एंगस्ट्रॉम तक आप अल्ट्रावायलेट गिन सकते हो, बराबर है। 22 विच कलर ऑफ द लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? पूरी दुनिया जानती है किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड की। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? Optical fiber working on, yes, it is working on total internal reflection. Real and apparent depth of vessel filled with the water, हाँ भाई ये रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जो मैरिज फॉर्मेशन इन समर वो भी इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। 24 टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, देयर पावर, पे पावर का फॉर्मूला क्या है? P = P1 प्लस P2। P1 आपका होता है 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये आपका हो जाएगा f1 प्लस f2/f1 f2। सिर्फ पावर पूछा है तो आपको पावर ही पूछा है ना बच्चों, देयर पावर तो 1/f1 प्लस 1/f2 बच्चों यहाँ पे थोड़ा गलती है, ये गलती है। यहाँ पे फोकल लेंथ पूछी होती तो आंसर क्या आ जाता, इसका रेसिप्रोकल करते तो आंसर ये आ जाता। तो ये आंसर यहाँ पे दिखना चाहिए था लेकिन है नहीं। आंसर क्या आएगा? पावर पूछा है तो आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देयर पावर की जगह पे फोकल लेंथ लिख देंगे तो फिर ये आंसर सेट हो जाएगा। 25 गिवन फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ टू लेंसेज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व सरफेस आर सेम, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन PQR इज। एक चीज सिंपल समझ लो, मैं एक बार ऐसे एक लेंस बना देता हूं और सपोज इसकी फोकल लेंथ f है, तो फिर मैं उसको रेस के पाथ में उसको ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले केस में आपने दो लेंस ऐसे रखे हैं, दूसरे केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में उसकी कर्व सरफेस रखी है, और तीसरे में उल्टा रखा ऐसे। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी भी फोकल लेंथ FF के कॉम्बिनेशन के बराबर होगी, इसकी भी और इसकी भी। तो हर एक केस में ये क्या आएगा, f/2 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 कर लेना, इक्विवेलेंट फार्मूला, सही है ना। तो ये 1:1:1 वही होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, B। 26 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। तो ये आपको स्मॉल डी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, द स्क्रीन इज प्लेस्ड दिस मच अवे,
मतलब 1.4 मीटर स्क्रीन टू स्लेट डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज दिस, बट दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन 1.2 मीटर. डिटरमाइन द वेवलेंथ. पूरी दुनिया को पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है, तो xd/d इज इक्वल टू m लैम्बडा. हमको फोर्थ चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा और फिर लैम्बडा सब्जेक्ट बना दूंगा जो मुझको चाहिए, 4 कैपिटल D. ये डिस्टेंस आपको दिया है 1.2 मीटर स्लीट और इसका डिस्टेंस 0.28 मिलीमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा 2.8 इंटू 10⁻⁻4 और ये डिस्टेंस आपको 1.4 दिया है. सही है, तो ये 2 से कट करेंगे, 2 से ये 2 होगा और 2 से यहाँ पे 0.6 होगा, तो यहाँ पे 6 वाला एक ही आंसर है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा. या उसको लिखोगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम. 27. In front of a diffraction by a single slit having width d, okay, the perpendicular light of wavelength lambda incident on it, the distance between slit and the screen is d. If the linear width of central maximum is half of width of slit, then देखो यहां पे क्या पूछा है, ये आपकी सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ है d. उसके सामने जब स्क्रीन रखा तो आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिल रही है, लेकिन इसकी जो विड्थ है ये x ले लेता हूँ इसको, या तो उसको b बोल दो तो भी चलेगा. चलो मैं b बोल देता हूँ, मैं इसको b बोल देता हूँ. ये b है, वो किसके बराबर है, जो स्लीट है उसकी विड्थ से हाफ है. द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज हाफ ऑफ विड्थ ऑफ स्लीट. सही है, ओके. तो फिर रिलेशन चाहिए. पर सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ क्या होती है, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, लेकिन ये जो है वो d/2 है. हाँ, तो फिर वैल्यू बना लो, d² इज इक्वल टू 4 लैम्बडा कैपिटल D. तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है C. 28. To demonstrate the phenomenon of interference, we require 2 sources which emit radiation. और वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए. इफ वी नीड स्टेशनरी इंटरफेरेंस तो कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. तो कहां पर है, डेफिनेट फेस रिलेशन. आपको ये आंसर ज़्यादा सेट हो रहा है. 29. इफ momentum of alpha, beta and gamma wave is equal, which out of this will have maximum wavelength? दी ब्रोगली वेवलेंथ हमने क्या पढ़ा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p. अरे ये कांस्टेंट, और यहाँ पर तो मोमेंटम भी सबका इक्वल बोला है, तो सबका वेवलेंथ भी सेम ही होगा. तो नन ऑफ 3 ऑल हैव सेम वेवलेंथ. सही है. 30. मास ऑफ फोटोन इन अ मोशन इज, वी यूज आइंस्टाइन्स फॉर्मूला, मास इक्विवेलेंस of energy E is equal to mc square. So m is equal to what, E/c². But if energy of photon is h nu, then mass becomes h nu/c². तो ये आपको मिल जाएगा D आंसर. 31. For given metal work function is W0 and threshold frequency is λ0. If metal has work function W0/2, then what will be the threshold wavelength? बस सिंपल चीज समझो आप, हमने पढ़ा है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ0. तो φ0 इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ0. तो यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करने तो मैं लिखूँ λ0/2 अपॉन λ0/1 इज इक्वल टू यहाँ पे φ1/φ2. इनिशियल वर्क फंक्शन कितना था, W0. फाइनल कितना है, W0/2. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा. तो सेकेंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल 1. तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है 2 λ0. 32. In hydrogen atom, electron makes transition from third orbit to second orbit in this much time interval. Then calculate the average torque that acts during this transition. भाई हमको एक चीज पता होनी चाहिए. If we use second law of Newton for linear motion, it says rate of change of momentum is equal to force. लेकिन यही चीज जो रोटेशनल मोशन के लिए हम लिखे, रोटेशनल मोशन के लिए तो फोर्स जो प्ले कर रहा है उसकी जगह पे टॉर्क आएगा, लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आएगा. तो हमारे दिमाग में इतनी चीज सेट होनी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि
टॉर्क क्या है भाई, जितना मोमेंट एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज अपॉन डेल्टा टी। ये चेंज कहाँ हुआ, जब वो 3 से 2 में गया तो हम पॉजिटिव लेंगे अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 3h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे होगा 2h अपॉन 2 पाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये होगा h अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा टी। सही है बच्चों। चलो h कौन है, 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 2 पाई 3.14 और 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। देखो ये दिया है। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, 6.625 डिवाइडेड बाय 6.28 डिवाइडेड बाय 1.2, 0.879 और पावर आप देख लेना। सही है, तो आपका ये आंसर सेट हो जाएगा ये वाला। चलो 33, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज दिस, देन मोमेंटम। अरे भाई इलेक्ट्रॉन बोला है और वेवलेंथ बोली है, तो ऑब्वियसली इट हैज दी ब्रोगली वेवलेंथ, सो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, सो मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। वी नो द वैल्यू ऑफ h, इट इज 6.625 या 63 भी बोल सकते हैं, इंटू 10 टू पावर माइनस 34 एंड लैम्बडा इज गिवन 2.116 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू पावर माइनस 10। ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 24। कहाँ पर ऐसा, हाँ लेकिन ये ऐसा यूनिट्स है तो ये वाला आंसर आएगा, गलती मत कर देना। ये ग्राम सेंटीमीटर दिया है, हम नीचे वाला आंसर डी आंसर लिखेंगे यहाँ पे। 34, इन एन H एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। समझो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये एक्साइटेड स्टेट, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, यहां से एक्साइटेड टू ग्राउंड में आ रहा है, मतलब उसकी रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सही है, तो हमको ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बारे में सोचना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या याद रखना, 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 z² अपॉन r। हाइड्रोजन है तो 1 ले लेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z² अपॉन r, और टोटल बाइंडिंग की एनर्जी देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ऑफ z² अपॉन r। तो जब r डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये डिक्रीज होगा तो आप सोचो ये वैल्यू पूरी इंक्रीज होगी, लेकिन आगे माइनस है, आगे नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होना मतलब क्या, डिक्रीज होना। जो एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो उसकी रेडियस डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी तो काइनेटिक इंक्रीज होगी, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। बट व्हेन यू सी ऑन पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, दे बोथ आर इन नेगेटिव वैल्यू। तो जब आपका आर यहाँ पे डिक्रीज होगा, आर यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो होगा क्या, इनकी वैल्यूज इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव है इसलिए ये दोनों डिक्रीज होगी। सही है, तो आंसर क्या बैठेगा कि के इंक्रीज हो रही है एंड यू एंड ई बोथ आर डिक्रीजिंग। सही है, ए आंसर। 35, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3 lithium 7 and 2 He4 nuclei are 5.6 and 7.06 MeV respectively. In the nuclear reaction, this process occurs, the value of energy, okay, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 lithium 7 plus 1H1, यहाँ पे करेंगे तो 2 He4 2He4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे Q। चलो यहाँ पर इसकी पर न्यूक्लियन एनर्जी दिया, लिथियम के लिए क्या है 5.6, तो इसकी एक न्यूक्लियन की एनर्जी बाइंडिंग है 5.6, लेकिन ऐसे 7 है, तो टोटल एनर्जी ऑफ 3 lithium 7 न्यूक्लियाई इज दिस, और वो नेगेटिव में लेंगे क्योंकि बाइंडिंग है। ये भाई साहब तो अकेले है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन अकेला होता है तो उसको कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, हम यहाँ पे नहीं लेते उसकी। और यहाँ पे देखेंगे तो हीलियम के 2 न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लिया की बात करेंगे पहले, एक न्यूक्लियस की, तो इसके न्यूक्लियंस कितने हैं 4, उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आपको दी है 7.06, लेकिन ऐसे 2 है और बाइंडिंग एनर्जी तो हम नेगेटिव में लेंगे, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे Q। ये आपका हो गया -39.2, यहाँ पे हो जाएगा -56.48, कर लेना कैलकुलेटर से। सो Q इज इक्वल टू यहाँ पे 56.48 -39.2
28, 17.28 कहाँ पर है? 17.28 मतलब हम 17.3 आंसर लिख सकते हैं। सही है। 36, a certain mass of hydrogen is changed to helium by process of fusion. The mass defect of fusion reaction is this. भाई मास डिफेक्ट हमको दी है। The energy liberated per u वर्ड यूज ठीक नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियन बोलना चाहिए था। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे। भाई 1u इज इक्वल टू 31931 कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया तो यही रखेंगे। मास डिफेक्ट हमको दी है कितनी? 0.02866 u। ओके तो एनर्जी लिबरेटेड EB इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू 931, तो 0.02866 और इंटू 931, तो यहाँ पे कर लेंगे तो 0.02866 मल्टीप्लाई बाय 931, तो यहाँ पे ये हो गया 26.7 मेगा EV। ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियस के बीच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो हीलियम बना तो 4 के बीच, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काउंट करना है, तो उसको A से डिवाइड करेंगे तो 26/7/4 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसा एक ही आंसर है, तो मैं ये टिक कर लेता हूँ, आप कैलकुलेटर से कर लेना। सही है बच्चों। 37, फ्रॉम द रिलेशन R is equal to R0 a raised to 1/3, where R0 is a constant and A is the mass number of nucleus, show that nuclear mass density is। भाई न्यूक्लियस की मास डेंसिटी रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चलो मास और वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे 4/3πr³, ये मास है। अभी इन सब की वैल्यूज हम जानते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा, ये इन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो वो हम बोल देते हैं m0। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एवरेज मास मैंने मान लिया कितना? m। दोनों के मास ऑलमोस्ट सेम है तो m बोल देता हूं। तो यहां पर इसको मैं कैपिटल M बोल देता हूं, थोड़ा डिफर करने के लिए, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको मैं कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड स्मॉल m इज अ मास ऑफ ईच, एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। तो इसकी जो एटॉमिक मास है वो A है, उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर A जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास m है, तो टोटल मास हुआ m इंटू A। रखे यहाँ पे, तो टोटल मास हुआ m इंटू A, 4/3π। R की जगह पे रख सकते हैं R0 a रेज़ टू 1/3 का क्यूब, तो 3 ऊपर चले जाएंगे, तो 3ma 4π यहाँ पे करोगे तो R0 की क्यूब और यहाँ पे a, ये तो कट हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3m/4π R0 क्यूब। 38, the electric field for PN junction is this 1 × 10⁶ watt per meter and the depression region is 5000 angstrom wide, then the potential barrier। हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल बैरियर V इज इक्वल टू ED। V कौन है बच्चों? सॉरी E कौन है? 1 × 10⁶ और D कौन है? 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻⁷। तो ये 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। सही है। 39, value of current in connection of PN junction is reversed when value of voltage is increasing। अरे क्या यार, value of current in connection of PN junction is reverse bias when value of voltage is increasing। लेकिन कौन सा बोला है रिवर्स बायस? देखो ब्रेकडाउन के बाद वो इंक्रीज भी होता है, समझो यार। यहां पर आप रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद सडनली इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था कि आफ्टर ब्रेकडाउन, बिफोर ब्रेकडाउन, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, याद रखना। 40, अ सेमीकंडक्टर हैज एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस मच। भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंड होल डेंसिटी इज दिस, देन इट इज, अरे देख सकते हो यार, अरे ये -3 है, गलत है। ऐसा हो सकता है 5 × 10⁸, यहाँ पे यूनिट का थोड़ा लफड़ा होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और होल की डेंसिटी क्या होगी? 5.5 × 10⁻13 -3। तब देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
या पावर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही है बच्चों, सिंपल। ओके, ख़त्म हो गया 14। चलो तो रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पेपर नंबर 12 के साथ। सही है, चलो।